हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती में एस्टेट का फॉर्म आ चुके हैं और उसमें आप सभी लोग अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करने वाले हैं वो आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिए और आपके सब्जेक्ट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो मैं लेकर के आ जाऊँगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 9th और 11th 12th का जो पेपर 1 पेपर 2 है। पेपर 1 जो है वो 9th का रहेगा और पेपर 2 11th 12th का रहेगा। तो आज हम पेपर 1 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और इसके जस्ट बाद हम पेपर 2 भी डिस्कस कर देंगे। और डिस्कस इसका करने वाले हैं, हिंदी का डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके बच्चे ज़्यादा हैं। और बाकी फिर आपके सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करना जा रहे हैं, कितने कौन से सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं वो अपना आप सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिए और पेपर कौन सा है वो भी आपको कमेंट कर देना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो वीडियो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़े रहें। जो भी बच्चे नए हैं वो भी इस चैनल से जुड़े रहें और जो आपकी तैयारियां हैं वो इसी चैनल के माध्यम से एस्टेट की होती रहेंगी और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इतनी भी पूरी हेल्प आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्वर के साथ में स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन हैं। 150 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्पीड तेज़ रहेगी हल्का सा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जहाँ पे आपको समझ में ना आए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको वहाँ पे उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है, ये है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? विद्या धन आलय, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, विद्या धन आलय। ओके, फिर नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या है? सर्वधन उत्तम। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उच्चारण, तो यहाँ पे उत धन चारण, इसका संधि विच्छेद है। महो महोजस्वी, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है यहाँ पे? माता प्लस ओजस्वी। ओके, फिर नेक्स्ट है समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप में। जब समास जो होता है, समास विग्रह समास, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। इसका पहला जो अंक है वो जो पहला जो पद है वो क्या होता है? संख्यावाचक होता है, मतलब नंबर्स होते हैं इसके। घनश्याम में कौन सा समास है? यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। घनश्याम में बहुव्रीहि समास है। फिर है तमदाता शब्द में समास है। तमदाता शब्द में समास है, कौन सा? द्विगु समास है। नेक्स्ट है हमारा जलज शब्द में समास छांटिए, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? जलज शब्द में बहुव्रीहि समास यहाँ पे होगा। गद्यांश को पढ़कर उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है। पूर्व में बांग्लादेश, गंगा जमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्र में बहती हैं। इसकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है। सबकी प्रिय हैं भारत माता। फसल और पके फल किसकी देन है? ठीक है, तो ये यहाँ पे एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है कि पाकिस्तान की कच्छ की खाड़ी और पूरा में बांग्लादेश है, ये पूरा कच्छ दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत माता फसलें और पके फल किसकी यहाँ पे देन है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नदियों की देन है। नदियों के माध्यम से जो हम पके फल खाते हैं और जो ये कहते हैं ना, ये जो फसलें हैं ये किसकी देन है? नदियों की देन है, ना कि पहाड़ों की, ना कि मिट्टी की। मतलब जो मुख्य रूप से जो आपका देन है वो मुख्यतः रूप से नदियों की है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी की भी है लेकिन यहाँ पे नदियों की ज़्यादा, कि अगर पानी ही नहीं होगा तो वहाँ पे आप पानी और मिट्टी वैसे दोनों यहाँ पे राइट आंसर होने चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ नदियों का राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट हमारा भी यही पैराग्राफ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित को भी सोचे। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से तथा तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी की, एक तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि मानवता का प्रमुख है। भगवान राम ने किसका संहार किया है? भगवान राम ने किसका संहार किया था? तो यहाँ राक्षसों का संहार यहाँ पे किया है। फिर यहाँ पे हम क्वेश्चंस ही पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा वो दिया नहीं होता है। सुख दुख कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? यहाँ पे द्वंद्व समास है।
ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है। कवि ने किस बात को यहाँ पे असाध्य कहा है। तो मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन किस कवि ने किस बात को असाध्य कहा है, किस बात को असाध्य कहा है, श्री कृष्ण को बंदी बनाना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि भगवान का पर्यायवाची क्या है। तो भगवान का पर्यायवाची प्रभु, ईश्वर, परमात्मा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, अक्षर, वर्ण, पद या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पद, जो वाक्यों में हम शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि कोई वाक्य में शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि यही वर्ड है, स है, का है, ख है, ये शब्द प्रयोग अगर करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। बच्चों सामने से ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है। तो मतलब चेतावनी दी जा रही है, यहाँ पे चेतावनी का भाव प्रकट हो रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि आप लोग सामने से देख के चलिए, सामने से ट्रक आ रहा है। फिर नेक्स्ट है मोहन चाकू से सेब काट रहा है। वाक्य से चाकू से किस कारक का उदाहरण है। तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, जो आपका यहाँ पे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसका भाई व्यापारी है। उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या है, उसका भाई व्यापारी, विधेय क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा है व्यापारी है। ठीक है। व्यापारी जो क्या है वो क्या है, यहाँ पे विधेय है। बपौती में मूल शब्द है। बपौती में मूल शब्द क्या है, बाप, बपौत, बप और फिर बपो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाप। ठीक है। बपौती में मूल शब्द क्या है, मतलब बपौती जो वर्ड है वो किससे बना है, तो वो बाप से बना है। निम्नलिखित वाक्यों में किस अपादान कारक की विभक्ति है। निम्नलिखित वाक्यों में किस में अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान कारक कहाँ पे आ रहा है, तो बिल्ली छत से कूदी। ठीक है। आपको ये जरूर याद कर लेना है ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, काकी के नानी ने। इस लाइन को आपको रट लेना है और इसी में आपके जो भी कारक के क्वेश्चंस हैं वो आपके हल हो जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रुचि घर जा रही है। वाक्य में कौन सा वाच्य है, रुचि घर जा रही है वाक्य में कौन सा वाच्य है, कर्तवाच्य है। ओके। छाती फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। छाती फुलाना मतलब गर्व से सीना चौड़ा करना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्व करना। ओके। फिर नेक्स्ट है कि सितारा चमकना मुहावरे का अर्थ क्या है। सितारा चमकना मतलब भाग्योदय होना। ठीक है। भाग्योदय होना, कहते हैं ना इसकी भाग्य का सितारा चमक गया, ऐसे। घात लगाना मतलब, घात लगाने का मतलब होता है कि मौका ताकना, कि घात लगा के बैठा है, मतलब मौका ताक के बैठा है कि भैया कब आएँ और कब हम उनसे पैसे छीन लें। ठीक है। इस तरीके से घात लगाना होता है। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा मतलब लज्जित होना। ठीक है। नेक्स्ट है कि टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। टांग अड़ाना मतलब अड़चन डालना। ठीक है। यहाँ पे अड़चन डालना। नेक्स्ट है गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, मतलब पुरानी बातों को दोहराना, दबी हुई बात को फिर से उखाड़ना। ठीक है। देखिए राइट आंसर यही है। फिर नेक्स्ट है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब निरक्षर होना। ठीक है। काला अक्षर भैंस मतलब निरक्षर होना। कलम दौड़ना का मुहावरा अर्थ क्या होगा। कलम दौड़ना का मतलब मुहावरा अर्थ यहाँ पे होगा आपका बढ़िया लिखना, मतलब कलम तोड़ के उसने बढ़िया लिखा, मतलब इतना अच्छा लिखा कि कलम तोड़ गई। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर विधवा विलाप करके रोने लगी। तो यहाँ पे विलाप और रोना एक ही वर्ड है ना, तो एक वर्ड दो बार यूज है, तो इसीलिए यहाँ पे यही गलत है, बाकी सही है। कि मकड़ी जाला बुन रही है, इसी कार्य में तुम्हारी भलाई है, चूहे कपड़े कुतर गया। ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा, दो बार रोना रोना शब्द आया, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। भारत में अनेकों राज्य हैं। यहाँ पे अनेकों राज्य का मतलब यहाँ पे अनेक ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड है। ठीक है। मतलब बहुवचन शब्द है, तो अनेकों का यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं, मतलब भारत में अनेक राज्य यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट भाई इनमें से कौन सा वाक्य हमारा अशुद्ध है। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका घातक विष सुंदर शोभा और बुरी क्रोवष्टि, ये जो है आपका क्या है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे फिर से वाक्य अशुद्ध की बात की जा रही है, तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, तो उसके ऊपर होता है या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया होता है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन कौन से हैं। रमेश बैलों को रस्सी से बांध कर लाया, माँ ने कहानी सुनाई, वे आज मथुरा से आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से वाक्य अशुद्ध कौन सा है। कच्चे तेल की कीमत घट गया, कीमत घट गई होगा, यहाँ पे घट गया नहीं होगा। बाकी के तीन जो है ये आपके राइट आंसर हैं, मतलब सही हैं, यहाँ पे वाक्य जो है ये शुद्ध हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पद बंध है।
राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विशेषण पदबंध। सुंदर यहाँ पे क्वालिटी बताई गई है, तो यहाँ पे आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं? देखिए, ये कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर जो है संबद्ध होकर परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं, ठीक है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे पदबंध बोलेंगे। ठीक है, पदबंध बोलेंगे। नेक्स्ट है, अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया। रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। शेर की तरह दहाड़ने वालों तुम क्यों काँप रहे हो? शेर की तरह दहाड़ने वालों तुम क्यों काँप रहे हो? तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, तुम क्यों काँप रहे हो, तो यहाँ पे सर्वनाम पदबंध हो जाएगा आपका। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुझे लग रहा है यहाँ पे अव्यच अव्यच जो है यहाँ पे पदबंध है। ठीक है, अव्यच यहाँ पे पदबंध है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कर्मवाच्य है। मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसमें भी कर्तवाच्य मतलब क्रिया कर रहा है, कर्तवाच्य होना चाहिए। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो इस वाक्य में कर्म के अनुसार जो है वो क्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा कर्म वाच्य नहीं है? मतलब कौन सा कर्म जो है वो वाच्य नहीं है? तो पूनम ने अपने बारे में बताया, तो यहाँ पे ये कर्म जो है वाच्य नहीं है। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा गाना गाया गया, ये कर्मवाच्य हैं। नेक्स्ट है, उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदल लिया। उसने भोजन कर लिया है, अब इसको हम क्या करना है? वाक्य को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, तो उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा उसके द्वारा भोजन कर लिया गया, ये कर्मवाच्य हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उस दिन दे दी थी, वह मुझे देखा तो घबरा गया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ और हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, तो मैंने अपनी किताब उस दिन दे दी थी, ये कर्मवाच्य है। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पे शुद्ध वाक्य को पूछा जा रहा है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी वह लड़की को बुलाओ गलत है, वह दंड देने के योग्य बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। निम्नलिखित से कौन सा वाक्य शुद्ध है यहाँ पे? तो यहाँ पे शुद्ध है आपका क्या? कृपया आप ही यह बताएं। देखिए, कृपया आप ही यह बताएं, ये सही है। देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है, ये स्थिति होगा, अवस्था की बात नहीं है। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, तो उसे मृत्युदंड ऑलरेडी एक सज़ा है, तो सज़ा ये वर्ड नहीं होगा, उसे मृत्युदंड मिली। ठीक है। फिर है देरी ना करना। ठीक है, तो देरी ना करना, देरी ना यहाँ पे जो है ये वर्ड पहले से ही गलत है, तो यहाँ पे देरी ना करना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो तालाब में छोटा सा मंदिर है, कोई काम में शीघ्रता ना करे, तो ये भी गलत है। बिजली का आविष्कार किसने किया? मोहन को लड़की हुआ, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये सही होगा, बिजली का आविष्कार किसने किया। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है बिजली का आविष्कार किसने किया, तो यहाँ पे तालाब में छोटा सा मंदिर है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे दिखा रहे हैं कि तालाब में छोटा सा मंदिर है, तो चलिए यही राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का आविष्कार किसने किया, मुझे तो ये भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, हाँ, तो यहाँ पे ये गलत है, तो इसलिए ये वाक्य गलत है। निम्न में कौन सा मिश्र वाक्य है, मतलब कौन सा मिश्रित वाक्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, तो ये मिश्रित वाक्य, मतलब वहाँ पे शब्द दो स्टेटमेंट वहाँ पे जुड़े होने चाहिए थे। शब्द शक्ति में कितने भेद होते हैं? शब्द शक्ति में 3 भेद होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे। शब्द अगर व्यंजक है तो उसके अर्थ क्या कहलाए जाएंगे? व्यंग कहलाए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, को घट ए वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है? ये बहुत ही अच्छी लाइन है, मैंने भी पढ़ी है, काफ़ी अच्छी है इसमें, तो शाब्दी व्यंजना है ये। ओके, कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? व्यंजना शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है। दुबला पतला लड़का को जब हमने दारा सिंह कहा, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? अगर किसी दुबले पतले लड़के को हमने दारा सिंह कह दिया, देखिए दारा सिंह क्या थे? दारा सिंह बहुत ही हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थे, और तो यहाँ पे दुबले पतले लड़के को जब हम दारा सिंह कह देंगे तो वहाँ पे कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ओके, नेक्स्ट है कि सुमनों की मुस्कान तुम्हारी में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्था अलंकार। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों का कारण रमणीयता और चमत्कार हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है। तो जहाँ पे कह रहा है कि रमणीयता और चमत्कार, वहाँ पे कौन सा अलंकार हो वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उभय अलंकार। ओके, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उब्रे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है। देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी आए हैं पेपर फर्स्ट में, हिंदी को लेकर के, जो पेपर फर्स्ट 9th-10th के बच्चों का लेकर के है। तो इसीलिए अगर आप लोगों को बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसमें वैसे भी 50% मार्क्स चाहिए आपको, मतलब 75 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो सही कर सकते हैं आप, बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा आपका है, श्लेष अलंकार है। अब श्लेष अलंकार में अगर मैं हर एक श्लेष अलंकार को समझाने लग गया तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। श्लेष अलंकार में यही होता है कि एक शब्द कई बार आए लेकिन उसके जो उसका जो अर्थ है वो एक ही हो। ठीक है, उसका जो अर्थ है वो, देखिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब पानी वर्ड तो कई बार आ रहा है लेकिन उसका जो अर्थ है वो सभी मोती मानुष चून तीनों के लिए अलग अलग हो रहा है। ठीक है, और यमक अलंकार में होता है कि एक शब्द एक से अधिक बार आए और उन शब्दों का जो है अर्थ भी अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पे पानी शब्द एक ही बार आ रहा है लेकिन इस पानी का जो अर्थ है, सभी पानी का अर्थ एक ही है, लेकिन मोती और मानुष और चून ये तीनों का अर्थ जो है वो इनमें अलग अलग है। ओके, चलिए, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार, उपमेय में उपमान के संशय को पैदा करने वाला अलंकार क्या कहलाएगा, संदेह अलंकार। ठीक है, संदेह यहाँ पे पैदा करने की बात हो रही है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन होए, रहमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। मतलब रहमन फाटे दूध को मथे न माखन हो, कौन सा अलंकार है यहाँ पे कहा जा रहा है, तो दृष्टांत अलंकार है यहाँ पे, दृष्टांत अलंकार यहाँ पे है। खोले जो किवार तुमको ही एती बाट हरि नाम है हमारी बस बसी कानन पहाड़ में, अलंकार पहचानिए। तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। ओके, नेक्स्ट है अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, मतलब एक तरीके से सजाना जिसको कह सकते हैं। रघुपति राजा और राघाराम, यहाँ पे र अलंकार है तो अनुप्रास हो सकता है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पे। अनुप्रास मतलब जहाँ पे किसी वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब बार बार एक वर्ड आ रहा हो। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है यहाँ पे, काली घटा का घमंड घटा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है। ओके, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार यहाँ पे है। रेशमी कलम से भाग्य लेस लिखने वालों, कौन सा अलंकार है यहाँ पे आपका, रूपक अलंकार है। ओके, नेक्स्ट है रूपक अलंकार है तो यहाँ पे किस में पाया जाता है, माया दीपक नर पतंग। रूपक अलंकार माया दीपक नर पतंग में पाया जा रहा है। सीता का मुख मानो चंद्रमा है, तो यहाँ पे मानो जानो ये जो है यहाँ पे रूपक अलंकार नहीं होगा। ओके, कंजकली कलिका लतान सिर सारी है में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और दोनों, मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा और अनुप्रास रूपक दोनों अलंकार यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, सब प्राणियों में मत मनो मयूर आहा नाच रहा है, कौन सा अलंकार है यहाँ पे, रूपक अलंकार है। यहाँ पे रूप की बात की जा रही है, तो सब प्राणियों मत मनो मयूर आहा नाच रहा है। पियो सो कहो संदेशण है भैरा है काग, सो धरि विहर जरी मुही तिहिक धुआं हम लाग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार पूछ रहा है, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यहाँ पे आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये मान के चलिए कि आपको सारे जितने भी अलंकार हैं वो आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, और जो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ इसको भी आपको ढंग से समझना पड़ेगा। और अगर कुछ लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके आपको लिख भी लेना है। झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि फूले हैं कुमुद फूली मालती सधन बन, फूल रहे तारे मनो मोती अनगिन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पे पाया जाता है। ओके, नित्य ही नहाता क्षीर सिंधु में कलाधर है, सुंदर तवा नन की समता की इच्छा से, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ओके, बैन शून्य तबते मधुर तबते सुनत न बैन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है। यहाँ पे विरोधाभास की बात की जा रही है।
नेक्स्ट है कि तंत्री नाद कवित रस सरस रात सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सब अंग। कौन सा अलंकार इसमें पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। पत्थर कुछ और मुलायम हो गया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार यहाँ पे है। फिर नेक्स्ट है कि विस्मय यह गोदावरी अमृतम फल देत, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे भी विरोधाभास अलंकार जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उससे हारी होड़ लगाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी विरोधाभास अलंकार है, उससे हारी होड़ लगाई। छिद धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छिद धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ढकना और आच्छादित करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है वो यहाँ पे मतलब आधा ऐसे करके जो वर्ड होते हैं वो देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। अल्प समय लगे तो अल्प मतलब जिसमें ज़्यादा पूरा समय ना लगे, जैसे कि राम, जैसे राम राम जो लिखते हैं ना तो राम ना लिखा जाए, तो ये इसमें अल्प समय नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं श्व, ठीक है, तो ये अल्प समय लग रहा है, इसमें बहुत ही कम समय लग रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे यति कहा जाता है। छंदों को जब पढ़ते हैं तो उसमें जो विराम स्थल होते हैं ना ये ठीक है, उनको क्या कहते हैं? यति कहते हैं। चंचल शब्द में च वर्ण की कौन सी मात्रा होगी? चंचल शब्द में च वर्ण की कौन सी मात्रा होगी? गुरु, ठीक है, गुरु की मात्रा होगी। भगण में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो यहाँ पे एक ये 2 हो जाएगा और ये सिंगल हो जाएगा, तो 2 2 4 यहाँ पे होते हैं। जिस छंद में प्रत्येक छंद में 11 वर्ण होते हैं उसमें क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उपेंद्रवज्जा और यहाँ पे ब और सा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंद्रवज्जा, उपेंद्रवज्जा और इंद्रवज्रा। नेक्स्ट है कविंत वर्णिक छंद में कुल कितने वर्ण होते हैं? कविंत वर्णिक छंद में 31 छंद होते हैं। ओके, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा द्रुत विलंबित, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रुत विलंबित आपका यहाँ पे छंद होगा। यहाँ पे निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? आये प्रजाधिप निकेतन पास ऊधो पूरा प्रसार करती करुणा जहाँ थी। तो यहाँ पे वसंत तिलका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भुजंग प्रयादि कौन सा छंद? यहाँ पे वर्णिक छंद है, यहाँ पे वर्णिक छंद है। काव्य गुण क्या है? काव्य गुण यहाँ पे काव्य के सौंदर्य और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले यहाँ पे तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट है काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मम्मट। काव्य प्रकाश जो नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मम्मट है। चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, शुष्क चांदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में। उपयुक्त पंक्तियाँ काव्य गुणों से संबंधित हैं। कौन से काव्य गुणों से संबंधित है? यहाँ पे प्रसाद काव्य गुणों से संबंधित है। ठीक है, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, प्रसाद काव्य गुणों से संबंधित है। फिर निम्नलिखित में से कौन आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य गुण होते हैं? तो यहाँ पे इन फिलहाल के लिए इसमें यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, प्रसाद भी नहीं, समधा भी नहीं और समाधि भी नहीं। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो यहाँ पे आचार्य वामन की है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? आचार्य वामन की। फिर नेक्स्ट है कि अभिनव गुप्त के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं अभिनव गुप्त के अनुसार। यहाँ पे रस नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास नहीं काल अली अली ही सौ बिंधो आगे कौन धोआल। तो यहाँ पे कौन सा रस पूछा जा रहा है? तो यहाँ पे श्रृंगार रस पूछा है, तो श्रृंगार की बात हो रही तो श्रृंगार रस है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस मतलब दया भाव का जो है स्थायी भाव क्या है यहाँ पे? हालांकि इसमें हमको लग रहा है राइट आंसर कोई नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर कोई नहीं है। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए हास्य का और उत्साह और भय, इन ये किस किस के स्थायी भाव हैं? ये हास्य का जो स्थायी भाव है वो हास्य रस है। ठीक है, उत्साह का जो स्थायी भाव है वो कह सकते हैं कि क्या नाम उसका, उत्साह का जो है और भय का जो है वो भयानक रस है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वीरू का वसंत कैसा हो? वीरू का कैसा हो वसंत, सॉरी, उपयुक्त पंक्ति में रस की प्रधानता किसकी है? तो यहाँ पे वीरू का कैसा हो वसंत, वीर रस की प्रधानता है, यहाँ पे वीर रस की बात की जा रही है। नेक्स्ट है भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता? भयानक रस का होगा भय। ठीक है, भयानक रस का हो जाएगा भय। शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है, शिक्षण प्रक्रिया जब होती है तो उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व है, उसको हम क्या कहते हैं? तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमको लग रहा है शिक्षा है। शिक्षण महत्व में शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व होती है। ओके, पठनचर्या मतलब जो हमारा करिकुलम है वो क्या है?
कैरिकुलम क्या है? शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु, शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु। इनमें से एक शिक्षण का चरण नहीं है, इनमें से एक शिक्षण का चरण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंतःक्रियात्मक, अंतःक्रियात्मक जो है इसमें आपका नहीं है। चिंतन का क्या हम कर सकते हैं? माप कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए चिंतन को हम ना माप सकते हैं ना देख सकते हैं। अवलोकन कर सकते हैं, वो भी तब कर सकते हैं लेकिन जब एक कंडीशन होगी। ऐसे आप किसी को देख करके अवलोकन भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। रॉबर्ट मेगर के अनुसार प्रभावकारी उद्देश्य के अवयव हैं। रॉबर्ट मेगर के अनुसार उपयुक्त कौन कौन से हैं यहाँ पे? निष्पादन, स्थितियाँ, मानदंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। ओके। नेक्स्ट है परिसंवाद का एक प्रकार का अर्थ है। परिसंवाद का एक प्रकार का अर्थ है कौन सी? तो यहाँ पे विचार विमर्श विधि हो जाएगा। ठीक है। परिसंवाद का एक प्रकार का अर्थ है विचार विमर्श विधि। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, जो मतलब शिक्षक सिर्फ मतलब टीचर सेंट्रिक जो होना चाहिए, वो जो शिक्षण होता है वो कौन सा होता है? तो यहाँ पे कह सकते हैं ना सत्तावादी, यहाँ पे हो सकता है आपका राइट आंसर हो। हाँ बिल्कुल, आपका सत्तावादी यहाँ पर राइट आंसर है आपका। ठीक है, क्योंकि वो शिक्षण जो है सेंट्रिक है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे? सत्तावादी विधि कहेंगे। सुकरात विधि क्या होती है? सुकरात विधि हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे प्रश्न उत्तर, मतलब प्रश्न करना उसका उत्तर पूछना, प्रश्न करना उसका उत्तर पूछना, ये आपकी सुकरात विधि है। गैगने ने प्रस्तुत किया है, गैगने ने क्या प्रस्तुत किया है? इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण। गैगने ने क्या प्रस्तुत किया है? इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण। गैगने के इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के कितने चरण हैं? 9 चरण हैं। ठीक है, 9 चरण यहाँ पे हैं। सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा चरण शामिल है? ये जो पेडागॉजी, ये हिंदी पेडागॉजी है आपकी। ठीक है, हिंदी पेडागॉजी यहाँ पे आपकी पूछी जा रही है। सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा चरण शामिल है? तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है उपयुक्त सभी। हाँ, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, कौशल ग्रहण की स्थिति और अंतरण स्थिति जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? सूक्ष्म शिक्षण के चरण होंगे। एक शिक्षण द्वारा श्याम पट्ट पर सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। एक शिक्षक के द्वारा श्याम पट्ट पर सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है कि महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए। ठीक है, चौकस बनाने के लिए नहीं, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए। अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभिक्रमिक अनुदेशन का विकास किसने किया? स्किनर ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है। प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारी प्रोग्रेसिव क्लासेस होती हैं, उसमें जो एनवायरनमेंट सिस्टम रहता है उसमें बच्चों को हम कैसे देखते हैं? निष्क्रिय, सक्रिय और सक्रिय अन्वेषक, उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम सक्रिय, ठीक है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? देखिए, करके सीखना। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या होता है? करके सीखना। ओके। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक जो हमारा सिलेबस होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे सोचने की क्षमता को कम करना, बिल्कुल गलत। किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। कार्यकारी परिषद द्वारा जो है विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, तो यहाँ पे होता है साधन संपन्न, ठीक है, और प्रमुख वाला प्रभावशाली। वेट एक सेकंड, यहाँ पे प्रभावशाली नहीं होना चाहिए, प्रमुख वाला प्रभावशाली। सहभागिता, यहाँ पे सहभागिता जरूरी है, तो साधन संपन्न होना चाहिए और सहभागिता भी आप उसकी होनी चाहिए। ठीक है। छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो, छात्र जो है आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो अपने छात्रों को डराता है, छात्रों से मित्रवत है, उपयुक्त दोनों। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, जो छात्रों से मित्रवत रहता है, जो बच्चे हैं उसी की प्रशंसा करते हैं कि सर टीचर बहुत अच्छे हैं। शिक्षण एक पारंपरिक गतिविधि है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? शिक्षक और छात्र के बीच में शिक्षण जो है एक पारंपरिक गतिविधि है जो छात्र और स्टूडेंट, जो छात्र और टीचर के बीच में, मतलब शिक्षक के बीच में होता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जो आपका एरिया रहता है उसमें आपका मूल्यांकन किया जाता है। मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मापन। मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया क्या है? मापन। किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैगिंग के लिए किया जाता है? सॉरी, रैगिंग नहीं है, रैंकिंग है। ठीक है, किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग हम कक्षा में रैंकिंग के लिए करते हैं? तो यहाँ पे होता है आपका निर्णयात्मक, जो मानक संदर्भित मूल्यांकन है, जो मतलब हम जो हमारे पैरामीटर्स संबंधित है, मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो अगर हम पूछें मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मानक संदर्भित मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है?
जो हमारे करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसका भाग कौन सा नहीं है? उद्देश्यों का चयन, शिक्षकों का चयन, विषय का चयन या गतिविधि का चयन? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षकों का चयन। मुझे तो ये लग रहा है, बाकी देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। शिक्षकों का जो चयन है वो हमारी पाठ्यचर्या गतिविधि का हिस्सा नहीं है। किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है। किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है, उसको क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम, मतलब कैरिकुलम, जो उसका सिलेबस, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के शिक्षा का कौन सा औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय जो है वो शिक्षा का औपचारिक अभिकरण जो है वो मनुष्य के जीवन में प्रबल है। ठीक है, क्योंकि विद्यालय से ही वो बहुत कुछ सीखता है, तो इसीलिए उसका जो है स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उसकी वैल्यू थी। तो यहाँ पे कौन से अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है? तो 21A में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है? बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है यहाँ पे? तो बच्चों की तत्परता। ठीक है। दूर सम्मेलन, जो दूर सम्मेलन होता है ये क्या है? तो दो तरफा जो है प्रसारण प्रणाली जो होती है उसको क्या कहते हैं? दूर सम्मेलन कहते हैं। शिक्षकों के लिए साम पट पर लिखने का सही तरीका, शिक्षकों के लिए श्याम पट पर लिखने का सही तरीका क्या है? पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। ठीक है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो अहमदुल्ला जो थे वो रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में अवस्थित है? तो यहाँ पे नीलगिरी हो जाएगी। नीलगिरी में जो डोडा बेटा है वो चोटी पाई जाती है। निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है? निर्यात जो आय है उसमें कृषि का क्या योगदान है? 0.1% योगदान है। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो यहाँ पे महान जो कप्तान है उनके अंडर में, मतलब कुंवर सिंह ने जो अपना अंतिम युद्ध है वो महान कोई कप्तान होंगे, अंग्रेज के महान नाम से कप्तान है, उनके खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस किस देश के बीच चलती है? बांग्लादेश के बीच चलती है। हमारी मैत्री एक्सप्रेस जो है वो बहुत दिनों से बंद, बहुत मतलब काफ़ी टाइम से बंद थी, उसके बाद में भी दोबारा हाल ही में शुरुआत की गई है, शायद कुछ महीने हो गए। डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे ये किसके उदाहरण है? गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण, मतलब जो इसमें मतलब यहाँ पे डीडीटी और एल्युमिनियम, इनको हम मतलब डिग्रेडेबल कर सकते हैं, मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं। प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो यहाँ पे ये गलत है कि इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक को आप गला नहीं सकते हैं, सालों साल लाखों साल तक ये प्लास्टिक ऐसी पड़ी रहेगी। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक है, ठीक है, कृषि। वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक क्या है? कृषि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई, मतलब कहाँ पे? औसत तापमान। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के जलवायु प्रणाली के औसत तापमान में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई, मतलब एक सदी में सबसे ज़्यादा जो तापमान में है वो वृद्धि देखी गई है। काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीव से संबंधित है? तो यहाँ पे विलुप्त प्रजातियाँ, लुप्त प्राय जो है, विलुप्त नहीं है, लुप्त प्राय प्रजातियाँ, मतलब ये लुप्त हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो इससे संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं आपके मैथमेटिक्स के, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 66 वर्ष। और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इसकी तुलना करें 10% वर्ष पर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज लगाने की बात की तो यहाँ पे 17,640 आपका हो जाएगा राइट आंसर। इसका गुणनफल अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका राइट आंसर 0.00063। ठीक है, यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महत्तम समावर्तक, तो यहाँ पे LCM गुणे HCF और डिवाइडेड बाई जो है आपका, यहाँ पे पूछ रहा है कि दूसरा नंबर क्या है। ठीक है, एक नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो LCM गुणे HCF यहाँ पे आपको कर देना है। ठीक है, LCM गुणे HCF और डिवाइडेड बाई जो पहली संख्या होगी फर्स्ट नंबर वो आपको डाल देना है। तो यहाँ पे 144 है। ठीक है, गुणे 8/16 हो जाएगा। तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा और इसका 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पे 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियाँ हैं, चिमनियों को मिलाने में रेखा 45 डिग्री कोण बनाती है। यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर है, दूसरे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो एक घर से दूसरे घर की दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 18 मीटर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है तो इसीलिए आप लोग देख लीजिएगा। मूली जड़ गुलाब, अभी ये 4 क्वेश्चन आपके जो है वो थोड़ा रीजनिंग्स बेस्ड है। मूली जड़ और गुलाब, इसमें क्या हो जाएगा? फूल। ठीक है, मूली जो है वो जड़ है,
तो अब गुलाब क्या हो जाएगा, वो फूल हो जाएगा। ठीक है, वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है। तो आवरण, आवरण जो है वो अलग है। देखिए टोपी, पगड़ी, हेलमेट ये हम क्या कहते हैं, सर में पहनते हैं। आवरण जो है वो हम शरीर में ओढ़ते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का हो जाएगा, तो 8, 9, 10 और 11, 11 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा। फिर क्या है, 12, 13, 14 और 15, तो यहाँ पे 15 और 12 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्चुअल को यहाँ पे इन्होंने इस शब्द से लिखा है, तो लोना को उसी भाषा में लिखना है। तो एल को यहाँ पे इन्होंने 5 से लिखा है, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद यू को यहाँ पे इन्होंने लिखा है 7 से, तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे। उसके बाद एन को यहाँ पे लिखा है इन्होंने 8 से, तो 8 लिख लेंगे। और यहाँ पे ए को इन्होंने लिखा है 6 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 लेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 5, 7, 8, 6। ठीक है, नेक्स्ट है तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए राजेश ने कहा, अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। तो राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पिता। ठीक है, पिता जो है उससे संबंधित है यहाँ पे। तो आपका हिंदी का जो पेपर है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। पेपर 1 है, पेपर 2 का मैं इसका जल्द लेके आऊँगा। और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं स्टेट से रिलेटेड, वो सभी मैं धीरे धीरे करके पेपर 1 पेपर 2 करके मैं आपके सामने डिस्कस करके डाल दूँगा इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग ध्यान रखिए, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।